हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो माफ़ी चाहता हूँ, कल हम लोग जैव प्रक्रम के लाइव क्लास को करने वाले थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो आज की क्लास में हम इसको करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रहा इस सीरीज में लगभग 180 प्रश्न है और आप फास्टली इसका आंसर देंगे और मैं भी फास्टली बताते चलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इन चारों चैप्टर का डिस्कशन करा चुका है यूट्यूब पर। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं और फास्टली करेंगे हम। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए आवश्यक है तो आपको पढ़ाया गया था कि स्वपोषी जो जीव होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इनमें CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल सभी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से 1 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए आज का अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, सी अपघटन, डी नॉन ऑफ दिज। तो आपको बताया गया था कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। तो जो बिल्कुल सही है, आप लोग का भी आंसर बिल्कुल आ रहा है। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जी हाँ, और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। आज का चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम। तो आपको पढ़ाया गया था कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो निकलता है जल से। जी हाँ, क्या आंसर हो जाएगा? 4 का आपका आंसर हो जाएगा ए, जो बिल्कुल सही है। आज का पांचवा प्रश्न है, थोड़ा फास्टली हम चल रहे हैं क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आपको पढ़ाया गया था मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। जी हाँ, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। छठा क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो सबको पता है कवक में, मशरूम में पोषण की जो विधि है वह है मृतजीवी। सातवां प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो पढ़ाए थे क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आठवां प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो पढ़ाया था कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। पैरामीशियम में होता है सिलिया और यूग्लिना में होता है फ्लैजिला। याद रखिएगा, पैरामीशियम में प्रचलन अंग कौन है? सिलिया है, और अमीबा में कुटपाद है, और यूग्लिना में फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला। याद रखना है भाई साहब। तो कुटपाद के सहारे ही अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। कुटपाद के सहारे ही अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। जब भोजन इसके नज़दीक होता है तो कुटपाद को फैलाकर वह भोजन को अवशोषित कर लेता है। आपको यह बात याद रखना है। चलिए आज का अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नवा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबको पता है यकृत ग्रंथि, जिससे पित्तरस निकलता है, ध्यान रखिएगा। आहार नल का सबसे लंबा भाग है। सर जी, आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है। 11वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अभी बताया हो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अभी बताया हो। इसका आंसर क्या होगा? कुटपाद द्वारा। जी हाँ, अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? सर, कुटपाद द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो सबको पता है उस एंजाइम का नाम है लाइपेज, जो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। 13वां प्रश्न है, पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस कहाँ से निकलता है? आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखिएगा। पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो अभी पढ़े हैं कहाँ से निकलता है? यकृत से। BBA क्वेश्चन है, लगा लीजिए, 2026 में मिलेगा आपको ये। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? याद रखिएगा, अंतर्ग्रहण द्वारा होता है, ठीक है, अंतर्ग्रहण द्वारा। ये भी क्वेश्चन हो चुका है पहले। 15वां प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आप पढ़े हैं क्लोरोफिल। क्या होगा आंसर? क्लोरोफिल। 16वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। देखिए कितने बार सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है? हरे पौधे में, आप सभी को पता है। 17वां क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है?
तो पता है जो ग्रहणी है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, पढ़े होंगे ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। जी हाँ, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 18वां, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? तो आपको पढ़ाया गया है विकिरण ग्रहण करके क्या बनाता है, तो आपको पढ़ाया गया रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज बनाता है। जी हाँ। आज का 19वां प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी है? हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी है? ऑप्शन है स्वपोषण, परपोषण, प्राणी संपोषी पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वपोषण। हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषण। फिर है, प्रोटीन और इसके यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? प्रोटीन है और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? संश्लेषण का अर्थ आपको समझ में आता होगा, बनना। प्रोटीन और उसका यौगिक किससे बनता है? याद रखिए, कोई प्रोटीन है उसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। आपको थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, निम्न में पादप परजीवी है, पादप परजीवी कौन है? पीपल, आम, शहतूत, अमरबेल। आपको पढ़ाया गया है कसकुट्टा के बारे में, कसकुट्टा या अमरबेल जो एक पादप परजीवी है। कौन सी पेशी भोजन को आगे धकेलने में सहायता करता है? भोजन को आगे धकेलने में सहायता कौन करता है? तो ये आपके लिए नया प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो सही बच्चे लिख लेंगे इसको। कौन सी पेशी भोजन को आगे धकेलने में हेल्प करता है? इसका नाम है इंस्फिंक्टर। ये आप तो जो अमाशय होता है ना, अमाशय का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, जो मुरान भाग है, उसी को इंस्फिंक्टर बोलते हैं। ये क्या करता है? भोजन को आगे धकेलने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इंस्फिंक्टर। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है, बीपीएससी ने भी प्रीलिम्स में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के क्रॉस सेक्शन पर हरे रंग की बिंदु क्या कहलाती है? हरे रंग की बिंदु जो होती है क्या कहलाएगा? हरित लवक, सिंपल बात है। इसी को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहते हैं, ध्यान होगा आपको। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम है, स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? आपको पढ़ाए थे, मुख में टैलिन एक एंजाइम होता है, याद है? मुख में टैलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। टैलिन अगर नहीं याद है तो एक लाइपेज आपको एक पढ़ाया गया होगा, अमाइलेस, याद रखिएगा। स्टार्च को तोड़ने वाला एक और कौन है? अमाइलेस भी है, तो ध्यान रखिएगा। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण कहाँ होता है? ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन क्रिया कहाँ पूरी होती है? याद रखिएगा आपको, ये सब कहाँ होता है? छोटी आंत में। अवशोषण हो गया, पाचन क्रिया हो गया, ये सभी काम छोटी आंत में होता है। दांत के ऊपर पाए जाने वाली कठोर परत क्या कहलाती है? आपको पढ़ाया गया है, दांत के ऊपर पाए जाने वाली परत क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है। विषमपोषी जीव अपना उत्तरजीविता के लिए किस पर निर्भर रहता है? शैवाल पर, मिट्टी पर, कवक पर, हरे स्वपोषी पौधे पर। विषमपोषी मतलब परजीवी, सॉरी प्राणी, क्या बोलते हैं उसको? परपोषी। विषमपोषी बोलो या परपोषी, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलो। ये अपने भोजन के लिए पता है किस पर निर्भर रहते हैं? ये निर्भर रहते हैं हरे पौधे पर। क्षुद्रांत्र के भीतरी सतह पर पाया जाने वाला ऊर्जा अवशोषक जो भोजन को अवशोषित करता है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी, आमाशय, यकृत, बिलाई या दीर्घोम। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। 29 का आंसर क्या होगा? ग्रसनी, आमाशय, बिलाई, यकृत। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ग्रसनी, आमाशय, बिलाई, यकृत। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है बिलाई या दीर्घोम। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों से हो रहा है। आपको पढ़ाया, देखिए परपोषी 3 तरह के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। जो सड़े गले पौधे से अपना भोजन ग्रहण करे उसको हम बोलेंगे मृतजीवी। तो यही क्वेश्चन है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होकर होता है उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल बोलिए सर। एग्जाम्पल में कवक हो गया आपका, जीवाणु हो गया, प्रोटोजवा हो गया, मशरूम हो गया। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख में, अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। आपको पढ़ाया गया है जठर ग्रंथि अमाशय की दीवार में पाई जाती है। इसी से पेप्सिन निकलता है जो पेप्सिनोजेन से होता है, स्रावित होता है, और यह प्रोटीन को विखंडित कर देता है। तो जठर ग्रंथि कहाँ से निकलता है सर? अमाशय से।
किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होते हैं? आपको हमने पढ़ाया था, बताइए किसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे जल्दी बताइए आंसर। पढ़ाया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लाल हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? आपको पता है मंड परीक्षण से पहले हरी पत्ती को कहाँ डालते हैं? आयोडीन में। फिर पत्ती को उबालते हैं, क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है भाई? दिन में होगा, सिंपल सी बात है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? पढ़ाए हैं 32, बच्चा में 20। स्वपोषण किस में होता है? क्वेश्चन देख लो, बार बार पूछा हुआ है। स्वपोषण किस में होता है? कवक में, हरे पौधे में, जंतुओं में, सभी में। गलत, हरे पौधों में। किस में होगा? हरे पौधों में। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आपको पढ़ाया गया है, देखिए ध्यान रहे। बहुत लोग मारेगा सेंटीमीटर याद, यही नहीं होगा, ये आंसर होगा ही नहीं। कितना होगा? 8 से 10 मीटर। थोड़ा मात्रक पर भी ध्यान देना है कि मात्रक सेंटीमीटर है कि मीटर है। इनमें से किसके द्वारा अमीबाय भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कुटपाद, रसधानी, परिवहन, केंद्रक। हम बोले भोजन अंतर्ग्रहण, मतलब अमीबाय भोजन किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो आपको पढ़ाया गया कुटपाद के माध्यम से भोजन अमीबा में प्रवेश करता है। और एक ऐसा जीव अमीबा है जो अपना आकार हमेशा बदलते रहता है। इनमें कौन वसा को वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है? तो अभी पढ़े हैं, उसको तोड़ने वाला का नाम है लाइपेज, या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, याद रखिएगा। ये अग्नाशय से स्रावित होता है। और जो अमाइलेस है एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्सिन जो है ये आपका क्या बोलते हैं? पेप्सिन, हाँ, ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। और जो इन्वर्टेस है इसका प्रयोग किण्वन क्रिया में अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। आज का अगला प्रश्न, आज का 40वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। परजीवी पौधा का उदाहरण पढ़ाए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। परजीवी पौधा का उदाहरण है, ऑप्शन है गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल, चीड़। क्या आंसर होगा? परजीवी पौधा कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए भाई साहब। तो बिल्कुल सही है आप लोग का उत्तर, आंसर हो जाएगा अमरबेल या कसकुट्टा। मनुष्य में क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? आपको पता है चारों मिलकर बनाता है परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र। परिवहन तंत्र में तो रक्तवाहिनी और हृदय आ गया। और श्वसन तंत्र में कौन आएगा? वृक्क आएगा। ओके, चलिए। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पढ़ाए थे, वाष्पोत्सर्जन। अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बन रहा है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आएगा। फिर क्वेश्चन है एटीपी में फॉस्फेट कितने होते हैं? तो एटीपी में फॉस्फेट कितने होते हैं मेरे भाई? 3 होते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज है। एक बात और सुन लीजिए, जो बच्चे पहले वाला वीडियो नहीं देखे पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए। अगर उन चारों वीडियो को देख लेते हैं तो ये आसान लगेगा, नहीं तो ये बहुत हार्ड लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फास्टली चल रहा है, ठीक है, लेकिन पहले हम पढ़ा दिए हैं, उनको देखिए फिर इसको देखिए, रिवीजन है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है? तो आप पढ़े होंगे, रक्त को जो थक्का जमाने में जो हेल्प करता है उसका नाम है रक्त बिंबाणु। क्या नाम है? रक्त बिंबाणु। यह विषाणु लिखा है, याद रखिएगा, रक्त बिंबाणु है। इसको हम प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या है? तो जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो होता है 120 mm, और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mmHg। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो आपको पढ़ाया गया ऑक्सीजन का परिवहन एक ही करता है। रक्त में 3 घटक, रक्त में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, ठोस और तरल। तरल को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठोस को बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका है, मतलब रक्त कोशिका है। और उसमें 3 होते हैं, श्वेत रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु। और जो लाल रक्त होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वही आपके ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करता है। मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन सीरीज है, हम बार बार बोल रहे हैं। जो नहीं देखे पहले उसको देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट में जाकर बना होगा मेरे चैनल पे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025-26 लिखा होगा, देख लीजिएगा आप लोग जाके। चलिए आज का अगला प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आरबीसी बिल्कुल सही है। कृमि रूप परिशिष्ट का किसका उदाहरण है? कृमि रूप परिशिष्ट हम बोले हैं, ये आहार नाल का उदाहरण है। किसका है? आहार नाल। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है? देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति, ये पढ़ना है मानव नियंत्रण एवं समन्वय, पौधे नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में। तो प्रकाश की ओर जो गति होता है ना उसको हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। देखिए प्रकाश, जल की ओर होता है जलानुवर्तन,
धरती की ओर होता है गुरुत्वानुवर्तन, और यदि केमिकल रिएक्शन होता तो रसायनुवर्तन। तो यहाँ पूछा है प्रकाश की ओर तो प्रकाशानुवर्तन, यही पूछता जमीन की ओर तो गुरुत्वानुवर्तन, यही पूछता जल की ओर तो जलानुवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? वह कौन सा रसायन है जो जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? सुनिए जैव आवर्धन क्या होता है, नया क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ये पढ़ेंगे बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर में। जैव आवर्धन क्या होता है समझते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए हम जो भी फसल लगाते हैं, जो भी फल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, उसमें कीड़े से बचने के लिए हम कीटनाशक डालते हैं। एक समय बाद वह कीटनाशक उस फल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आता है और जमा होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। और जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा रसायन है, उसका नाम है डीडीटी। क्या नाम है? डीडीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम क्या है? डीडीटी। रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य है, ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय, पोषण और भोजन का परिवहन। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, रंध्र का जो मुख्य कार्य होता है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, आपको पढ़ाया गया है, पौधों में रेजिन हो गया, गोंद हो गया, टेनिन, ये सभी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पढ़ाया है, आयरन की कमी से, रक्त की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है? एनीमिया। आप देख सकते हैं हम लोगों ने 16 मिनट में 53 प्रश्न को देखा। कितना? 16 मिनट में 53 प्रश्न, 177 प्रश्न है, ये 40 मिनट में सबको देख लेंगे। ऑक्सीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी लोग इसको लिख सकते हैं। ऑक्सीन क्या है? देखिए पौधे में हार्मोन होते हैं जो उनका नियंत्रण करता है, उनके वृद्धि का नियंत्रण करता है, उनके विकास का नियंत्रण करता है। तो ऑक्सीन याद रखिएगा, ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। चलिए, मनुष्य में वृक्क का संबंध किससे है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। सबको पता है वृक्क किसका पार्ट है सर? उत्सर्जन का है। फिर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? प्रमुख पूछा है, तब प्रमुख में आपका हो जाएगा वृक्क। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? आया क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, आपको पढ़ाए थे हम, प्लाज्मोडियम, याद होगा आपको। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। जी हाँ, इसमें परजीवी पोषण होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, एग्जाम में इस बार देखने की संभावना रह सकती है। आज का 58वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल का? भाई तीनों का जो पूर्ण पाचन होता है ना बुआ, वो होता है छोटी आंत में। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जी हाँ, आपसे कोई पूछेगा इनका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आंसर आपका होगा छोटी आंत। छोटी आंत किस भाग में? आप पढ़े होंगे छोटी आंत के इलियम। इलियम में किस भाग में? तो दीर्घ रोम या विलाई में होता है। ठीक है, दीर्घ रोम या विलाई में इसका पूर्ण पाचन होता है। तो आपको थोड़ा सा इस बात को याद रखना है कि इस दीर्घ रोम या विलाई में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का पूर्ण पाचन वहीं पे होता है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? पढ़ाए थे, खुला परिसंचरण तंत्र मोलस्का में पाया जाता है और ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। तो इसमें कॉकरोच हो जाएगा आंसर, बिल्कुल VVI, कॉकरोच या तिलचट्टा। फिर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपक्षय का नियंत्रण करता है? इन तीनों का नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है ना, उसका नाम है बहुआ थायरोक्सिन। क्या नाम है? VVI क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। इन तीनों का जो नियंत्रण करता है उसका नाम है थायरोक्सिन। ऐसे हम लोग 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सबको पता है सर जी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। किस पौधों में रंध्र नहीं होता? पढ़ाए थे हाइड्रिला। हाइड्रिला देखिए आपका रिवीजन हो रहा होगा पिछले वाला, तो बहुत अच्छा। अब इसको जो वीडियो देख लेगा उसको पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन से आराम से बना दोगे। किस पौधों में रंध्र नहीं होता है? तो हाइड्रिला। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो सर जी रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। देखो क्वेश्चन 22-24 दोनों में पूछा है। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता को पढ़ाए थे, वृद्धि। मानव गुर्दे का आकार किसके तरह होता है? किडनी का आकार पूछ रहा है, सेम के बीज के तरह। ग्लाइकोलिसिस का पढ़ाते हैं, वो होता है क्रेब्स तक, एक होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ग्लाइकोलिसिस।
अब पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण क्रेब्स चक्र, तो ग्लाइकोलिसिस होता है, पहला चरण है। ये होगा आपका कोशिका द्रव्य में। यही पूछता क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये बता चुका हूँ मैं पहले, चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करना है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है सर, कोशिका द्रव्य में। लैटेक्स क्या होता है, लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, तो पढ़ाए थे, देखिएगा जब हम पीपल के पत्ते को तोड़ते हैं, कनेर एक फूल होता है, उसके पत्ते को तोड़ते हैं तो उजले रंग का एक द्रव निकलता है, तो उस उजले रंग के द्रव को ही हम क्या कहते हैं, लैटेक्स। तो जो लैटेक्स होता है कहाँ होगा, ऑप्शन है पीपल में, बरगद में, पीला कहीं में, सब इसको लिख लो भाई, सब इसको लिख लो, इसे लिखवा देंगे हम, लेकिन अभी लिख लो। पीपल हो गया, बरगद हो गया, या पीला कनेर का फूल, कनैल बोलते हैं आप लोग, इनको तोड़िएगा तो इनके पत्तियों में से उजला उजला दूध की तरह निकलता है, लोग दूध बोलता है, दूध नहीं बोले इसको क्या, लैटेक्स बोलेंगे। तो पीपल में, बरगद में, कनेर के फूल में लैटेक्स पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देख रहे हैं 2 बार पूछा है, 22 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है। मानव मूत्र में यूरिया कितना को पढ़ाए थे, मानव मूत्र में ठोस भी है, द्रव भाग भी है। तो द्रव 96% है, यूरिया मात्र 2% है। ऑप्शन में देखिए सी 2%। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, सबको पता है। वसा का पाचन कौन करता है सर, वसा का पाचन लाइपेज करता है, एक कार्बोहाइड्रेट करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ए प्रोटीन करता है। तो आपसे वसा का पूछा है तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, आपको पता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। और इसके लिए उपयोगी कौन है, क्लोरोफिल होता है। परिशिष्का किसका पार्ट है, वीवीआई प्रश्न, आहार नाल, अभी पढ़ के आ रहे हैं, परिशिष्का आहार नाल का पार्ट है। किण्वन क्रियाएं पाई जाती है, किण्वन क्रिया किसमें होता है सर जी, ईस्ट में होता है। किण्वन एक अवायवीय क्रिया है, याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये इथेनॉल और CO2 बनाता है। ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है, आपको पता है ट्रैकिया कीड़े मकोड़े का शोषण अंग है। कीड़े मकोड़े इसमें कौन है, हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, कीड़े में शोषण अंग कौन है, कीड़े मकोड़े में, इंसेक्ट में शोषण अंग कौन है, हाइड्रा है। सॉरी हाइड्रा बोल रहे हैं, ट्रैकिया। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है सर, भीतरी नहीं, बाहरी नहीं, पार्श्व नहीं, इनमें सभी नहीं। इसकी क्या, कौन सी, बाहरी। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, 120/80। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर का मान होता है वो 120/80 होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, इसका देखिए क्वेश्चन। तंत्रिका तंतु आपको नहीं पढ़ाया गया, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाएंगे, नियंत्रण एवं समन्वय में। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा इंडोडर्म। 3 तरह का ऊतक होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म होता है बाहरी वाला, मेसोडर्म मध्य वाला, और इंडोडर्म अंदर वाला। तो अंदर वाला जो इंडोडर्म है उससे ही तंत्रिका तंतु निकलती है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है, ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो बिल्कुल सही है सर, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। पादम में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो आपको पता होगा जाइलम जो है वो जल के लिए है कि भोजन के लिए है कि अमीनो अम्ल के लिए है, तो सबको पता है जाइलम किसके लिए है, जल के लिए है। स्वपोषी पेशन के लिए क्या आवश्यक है भाई, स्वपोषी फिर पूछ दे इनमें से सभी। चलिए, पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 तो जल तथा ऊर्जा में देता है, कहाँ पे एक क्रिया, पाइरुवेट का विखंडन हो रहा है अब, और CO2 दे रहा है, जल और ऊर्जा, वो पढ़ाया गया है। क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा बैंक भी कहते हैं। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, अभी पढ़ाया है, गोबर छत्ता में कौन सा पोषण है, मृतजीवी। अमरबेल में परजीवी। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, दही का जमना, दूध का फटना, पनीर का बनना, इन सब में किण्वन क्रिया होती है। कौन अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है, कार्य नहीं करता, अच्छा करा, कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। देखो अग्नाशय जो है, अंडाशय जो है, वृषण जो है, ये तीनों कार्य करता है। और लिख लीजिएगा इसको, ये तीनों बहिःस्रावी की तरह काम करता है, अंतःस्रावी की तरह भी काम करता है, लेकिन एक ही ऐसा है पीयूष ग्रंथि जो सिर्फ और सिर्फ अंतःस्रावी की तरह काम करता है। बाकी जो अग्नाशय है, अंडाशय है और आपका वृषण है, ये बहिःस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, क्योंकि इनसे एंजाइम में निकल रहा है, हार्मोन में निकल रहा है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है, तो पादपों में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है जिबरेलिंस। क्या नाम है, रट लो इसको, VVI रट लो भाई, VVI लिख लो। पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है, जिबरेलिंस। क्या बोलिएगा, जिबरेलिंस। ऑक्सीन भी एक हार्मोन ही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वही पढ़े, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, VVI प्रश्न है।
मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है, छोटी याद पीछे पढ़ के आ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा मुद्रा है? ऊर्जा बैंक बोले या ऊर्जा हाउस बोले तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा मुद्रा बोल रहा है तो एटीपी। पतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? शीरा मध्यशिरा रंध्र। तो इसका आपका आंसर होगा रंध्र। तो कितने बार पूछा गया है? 18 में, 20 में, 22 में, सब में पूछा गया है। तो 89 का आंसर क्या होगा? बीरंध्र। हृदय से रक्त को शरीर में पहुंचाया जाता है, दयानिलय पढ़ाए थे आपको उस दिन। निम्नलिखित में कौन यंत्र उपयोग रक्त मतलब ब्लड प्रेशर को मापने के लिए करते हैं? तो जो आपके बीपी को मापता है ना बाबू, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। जाइएगा डॉक्टर लन, हाथ में बांध देता है और देखता है उसमें कितना हुआ आपका बीपी। तो वो जो मशीन है वो है यही वाला आपका स्फिग्मो मैनोमीटर। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान पर रक्त के स्राव को कम करता है, उस थकान हेल्प करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स होगा। क्या आंसर होगा? प्लेटलेट्स। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर कितना देखा गया? तो पढ़ा थे 10 गुना। कितना होगा? वह एक्स था, यहाँ गुना, ये सही लिखा हुआ 10 गुना पर। मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है? तो पता है मछली का मुख्य शोषण अंग गिल्स है। वही तिलचट्टा पूछे, कीड़े मकोड़े का क्या आपका वही ट्रैकिया है। वही मनुष्य या उपसंग वर्टिब्रेटा का पूछे तो फेफड़ा है। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पता है पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। मानव हृदय में कितने कोष्ठ है? वो पढ़ाया गया है मानव हृदय में 4 कोष्ठ। देखिए कितना क्वेश्चन आया है, 4 बार आया है, बिल्कुल आएगा इस बार भी। लगातार आ रहा है 19, 21, 22, 23, 25 में नहीं आया। तो मानव शरीर में जो कोष्ठ है वो 4 है हृदय में, दयालिन दयानिलय, बयालिन बयानिलय। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रक्त को स्राव को रोकने में मदद करे या रक्त को थाका बनाने में मदद करे? इसका एक ही उपाय है, वो है प्लेटलेट्स। कौन है? प्लेटलेट्स। चलिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं? वो पढ़ा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है बताओ? नेफ्रॉन पढ़ाए थे। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन भी पाए जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आपका आंसर हो गया नेफ्रॉन। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के लिए 3 चीज़ मिलेगा, CO2, H2O और ऊर्जा। श्वसन का अंतिम उत्पाद यही तीनों हुआ, CO2, H2O और ऊर्जा। स्टोमाटा के और खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? सखी कोशिका, मूलरोम, चालनी कोशिका, द्वार कोशिका। तो स्टोमाटा को खुलना या बंद होना ये द्वार कोशिकाओं के द्वारा कंट्रोल। इसको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा होती है? तो इसमें ऑप्शन अधिक ऊर्जा पूछा है तो वायवीय है, कम पूछता तो अवायवीय है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है, लेकिन मुंह स्पर्शक मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके रूप में होता है? वो पढ़ाया गया सुक्रोज के रूप में होता है। तिलचट्टा में कितने श्वास रंध्र है? सर इसमें 10 ज्वात रंध्र है। कितने? 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है? हरे पौधे में पढ़ा दिया गया है। नींद में सबसे तेज हृदय धड़कन कौन है? सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? आप सुने होंगे हृदय का धड़कन सबसे तेज किसका होता है? चूहा। क्या होगा? चूनर होता है लेकिन चूहा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? चूहा। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? गोंद, टेन, डेज, इनमें सभी। तो वो पता है पौधों में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से सभी। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण होता है? तो बिल्कुल सही, अंतर्ग्रहण। देखिए वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। रक्त क्या है सर? तो रक्त एक उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। आपको पढ़ाया गया है। चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है सर जी? फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। वही वाहिकाएं और वाहिनिकाएं जाइलम में। आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन। जी हाँ, आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है मेरे भाई? 120 दिन होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? जो पौधे में भोजन होता है याद रखिएगा, और रहता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ये क्वेश्चन अलग है। परिवहन किसके रूप में हो रहा है? फ्रुक्टोज के रूप में, सॉरी सुक्रोज के रूप में। और रहता किसके रूप में है? और ये जो भाई साहब है ये रहता किसके रूप में है? ये आपका जो रहता है, एक मिनट, हाँ, रहता है स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ? पढ़ाए थे मानव हृदय के ऊपर एक परत है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। बिल्कुल सही है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? वो पढ़ाए थे मक्खी, कीड़े मकोड़े में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया, एनीमिया, मधुमेह। क्या होगा आंसर? एनीमिया होगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? अब पढ़ाए थे ऑक्सीजन का वाहक कौन है? बोलिए। WBC, लसिका, RBC। तो आंसर क्या होगा इसका? RBC हो जाएगा। पौधों में श्वसन होता है
पौधों में श्वसन कहाँ का पता है आपको? जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, तना से होगा, इनमें से सभी। तो 120 का क्या आंसर हो जाएगा? 120 का आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से रिलेटेड है? ऑप्शन है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। 2 बार पूछा है 21 और 24। तो श्वसन से जो रिलेटेड बीमारी है उसका नाम है निमोनिया। इसमें श्वास नली में दिक्कत हो जाती है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं कितना औसत दिन होता है? तो आपको पढ़ाए थे 12 से 20 दिन तक श्वेत रक्त कोशिकाएं जीवित रह सकती है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? आपको पढ़ा संवहन 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर होगा बी और सी दोनों। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? आपको पढ़ाए थे प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। तो सभी पदार्थ का निष्कासन करेगा विसरण द्वारा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन एंजाइम। रक्त में शर्करा का कंट्रोल कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज अगर बढ़ गया तो हार्मोन होता है इंसुलिन, ध्यान रखिएगा। आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग को चीनी का बीमारी हो जाता है तो इंसुलिन का सुई उसको देते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज, चीनी या शर्करा के स्तर को घटा देता है, तो कंट्रोल करता है। आहार नल का सबसे लंबा भाग, फिर से क्वेश्चन आ गया छोटी, या देख रहे हैं क्वेश्चन बार बार आ रहा है। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम कौन सा है? तो सजीव में इनमें से सभी, श्वसन भी है, पोषण भी है, उत्सर्जन भी है। तो ये सब सजीव में पाया जाता है। क्रमाकुंचन गति कहाँ होती है? को पढ़ाया था जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारे से ग्रास नली की दीवार में छोटी बड़ी गति उत्पन्न होती है, इसको क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति कहाँ होती है सर? ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है सर? हरा होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? सर जी यही पढ़े, प्लेटलेट्स। सामान्य अनुशीतलन दाब कितना है? प्रकुंचन दाब जो आपका होता है उसका 120, अनुशीतलन दाब का हो जाएगा 180। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? अपघटक उसे कहते हैं जो क्या करता है? कीड़े मकोड़े या सड़े गले पदार्थों पर भोजन ग्रहण करता है। तो अपघटक कौन है? आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया। कोशिका झिल्ली होती है, आपको पता है ए होती है अर्धपरागम, रट लीजिए। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपरागम में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है सर जी? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है सर? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किस गुणों पर निर्भर करता है? देखिए जो प्रकाश संश्लेषण का दर होता है वो डिपेंड करता है प्रकाश के गुण और उसकी मात्रा, इनमें से दोनों। तो ए और बी दोनों। निम्न किस रंग की प्रकाश किरण सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। और पता है लाल के लिए प्रकाश किरण सबसे अधिक प्रभावी है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। हाइड्रा पुनर्जनन कर लिया, ठीक है। रक्त का लाल रंग तो हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल वर्णा का रंग तो हरा। निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? गाढ़ कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो यहाँ CO2। मूत्र का पीला रंग, VVI क्वेश्चन। मूत्र का पीला रंग का क्या कारण है? तो होता है मिट्टी में पाया जाता है, इसका नाम है यूरोक्रोम। क्या नाम है? यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग होने का मुख्य कारण क्या है? यूरोक्रोम, बिल्कुल सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है सर? तो यही पढ़े, कवक में पोषण की विधि है निर्जीवी है। ग्लूकोज के पुनः ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो पुनः ऑक्सीकरण से इनमें से सभी बनता है। गोबर छत्ता क्या है? तो सर जी गोबर छत्ता एक मृत जैविक पोषण है। गुर्दे में उत्पादित मूल अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, ठीक है। तो कह रहा है किडनी में जो मूत्र बनता है वो कहाँ जमा होता है? बिल्कुल सही है सर, मूत्राशय में जमा होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, यह करा यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? वो पढ़ाया गया था क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। 5 मिनट और। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर। आपको पता है रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। लसिका का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा की तरह होता है, हल्का हल्का पीला। क्या होगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा हल्का पीला। पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है सर? यकृत से। पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? क्षुद्रांत में जो रसांकुर है दीर्घरोम का विल्ला है, उसका क्या काम है? हम बताए थे भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, यही होगा डी।
मुखवा का पिछला भाग क्या है, तो मुखवा जहाँ खुलता है वही पिछला भाग है, आंसर हो जाएगा ग्रसनी। प्रकाश संश्लेषण की में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कथी है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन आता है उसका मूल स्रोत कथी है, तो जल है। वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पेप्टिक अल्सर कब होता है, लंबे समय तक भूखे रहने से। निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में एक ऑक्सेसी अंग है, तो आप पढ़े अपेंडिक्स। एक बार और सुन लीजिए, जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, चारों को देखने के बाद इसको देखेंगे आपको समझ में पूरा आएगा। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, अधिक लंबी होती है, और मांसाहारी में छोटी होती है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, देखिए आमाशय में जो आता है उसको बोलते हैं काइम, और जो छोटी आंत उसको आता है चाइल। चाइल देखिए ऑप्शन में कितने हैं, बी में है। निम्नलिखित में किससे ओशिका का ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा पूछा, ऊर्जा गृह बोलता तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा मुद्रा बोल रहा है तो आंसर आपका हो जाएगा एटीपी। तिलचट्टा में कितने जो रंध्र पाए जाते हैं, तो आपको याद हो गया होगा 10, अब दोबारा हो चुका है 10। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और CO2 को हटाना क्या कहलाता है, पढ़ाया था ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को निकालना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, पादप में जाइलम होता है ना, वो है किसके लिए, जल के वहन के लिए। किसके लिए है, जल के वहन के लिए। फ्लोएम किसके लिए, भोजन के लिए है। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये सब हो जाएगा, लाल रक्त भी है, श्वेत रक्त भी है, और रक्त पटिकाणु भी है। दोहरा परिसंचरण तंत्र किस में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र मछली में नहीं पाया जाता है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर मतलब हुआ जो अपना खून किसी को दे सकता है, तो याद रखिएगा VBA ये लिख लो, इसका आंसर होगा ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, किसी को दे सकता है। और ओ में भी कौन सा, तो ओ नेगेटिव। मूल डोम के स्थानांतरण द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार द्वारा होता है, प्रायः से आपको जल का जो अवशोषण होता है वो होता है प्रासरण द्वारा, याद है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले भाग की ओर। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपो नहीं, हाइपरटेंशन देते हैं। हमारे रक्त में ब्लड का प्रवाह होता है दाएं अलिंद से दाएं निलय में, ए और बी दोनों। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, बाएं अलिंद से बाएं निलय में और दाएं अलिंद से दाएं निलय में, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। रुधिर क्या है, तब पढ़े, रुधिर एक संयोजी ऊतक है। प्रोटोजवा उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो आप पढ़े होंगे विसरण क्रिया द्वारा करता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है, प्रायः है डायलिसिस, जब हमारा वृक्क काम करना बंद करता है तो डायलिसिस मशीन के माध्यम से रक्त को शुद्ध करते हैं, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है सर, तो जो यूरिया होता है जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, यकृत से, यकृत में बनता है। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, PCT में होता है। अगला प्रश्न आपका है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ को निकालना क्या कहलाता है, हानिकारक पदार्थ, तो हानिकारक पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र। बबूल के पौधे में कौन सा पदार्थ निकलता है, याद रखिएगा, बबूल के पौधे से निकलता है गोंद। तो आपने देखा कि हम लोगों ने 177 प्रश्नों को कंप्लीट किया और टाइम कितना लगा, हम लोग को मात्र लगा 37 मिनट। जी हाँ, 37 मिनट में 177 प्रश्नों को फास्टली देखा है। और जो प्रश्न आपको लगे नया है उसको उतार लीजिए, और और ऐसा करना है कि अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं चारों, पोषण, श्वसन, परिवहन, उसको जाकर देखिए, तब आपको ये देखने में और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।